इस खतरनाक मूवी की शुरुआत होती है हिमालय पर्वत के सीन से, जिसमें 3 दोस्त अपना रास्ता भटक चुके हैं एक बर्फीले तूफान में। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। तूफान से बचने के लिए वो गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ अजीबोगरीबे आवाजें आने लगती हैं, जिनसे वो काफी डर जाते हैं। इसी गुफा में और अंदर जाने के बाद उन्हें एक परछाई दिखाई देती है, जो कि एक राक्षस की होती है, जिसे ये लोग भालू समझ बैठते हैं। लेकिन गौर करने पर उन्हें पता चलता है कि ये एक बर्फीला जानवर है, जिसे इस फिल्म में यति कहा गया है। जैसे ही पीटर यति पर गोली चलाने की कोशिश करता है, उसकी बंदूक बर्फ की तरह जम जाती है। बंदूक काम करना बंद कर देती है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यति इन दोनों को मार देता है। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस सीन में हमें एक एरोप्लेन दिखाई देती है, जो कि माउंट एवरेस्ट से गुजर रही है। इस प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स एक फुटबॉल टीम के प्लेयर्स होते हैं, जो कि अमेरिका से जापान फुटबॉल मैच के लिए जा रहे हैं। तभी हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर सारा और पीटर को दिखाया जाता है। सारा अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम की मैनेजर होती है। पीटर एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर होता है। पीटर सारा को नहीं जानता, इसलिए वो जब उससे पहली बार मिलता है तो उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। फिर हमें रेवान और क्यूब को दिखाया जाता है, जो इसी प्लेन में बैठे होते हैं। रेवान क्यूब से कुछ खाने के लिए मांगता है, लेकिन क्यूब रेवान को मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब रेवान क्यूब से कहता है कि अगर ये प्लेन क्रैश हो गई तब तुम क्या खाओगे। तब क्यूब जवाब देता है कि अगर ये प्लेन क्रैश हो गई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वहीं बाहर का मौसम खराब होता है। इनकी प्लेन अब माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर से गुजर रही है। तभी हमें असली और डेनिस को दिखाया जाता है। असली वॉशरूम के बाहर खड़े होकर डेनिस के बाहर निकलने का इंतजार कर रही है, लेकिन डेनिस को मजाक सूझता है और वो जानबूझकर वॉशरूम के अंदर बैठा रहता है। तभी अचानक प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। मौसम और खराब होने लगता है। पायलट सभी को सूचित करते हैं कि वो अपना सीट बेल्ट लगा कर बैठें। वहीं मौसम बहुत खराब होने लगता है। बिजली कड़कने लगती है। इसी तूफान के बीच प्लेन जाकर एक चट्टान से टकरा जाती है और हिमालय माउंटेन पर क्रैश होकर गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि प्लेन क्रैश होकर टूट चुकी है। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं। तभी हम डेनिस को देखते हैं, वो बाथरूम से बाहर निकलता है। तब रेवान उसे बताता है कि ये प्लेन क्रैश हो चुकी है, लेकिन उसको इस बात पर विश्वास नहीं होता। वहीं कीरा बहुत सदमे में होती है, क्योंकि उसका भाई रेस अभी तक नहीं मिला। बाकी के बचे हुए लोग भी सदमे में होते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। ठंड बढ़ती जाती है और रेस कहता है कि हमें मदद का इंतजार करते हुए यहीं पर रुकना चाहिए, लेकिन रेवान कहता है कि हम यहाँ पर ठंड में नहीं मर सकते, हमें आसपास ढूंढना चाहिए, शायद यहाँ पर कोई गाँव हो जिससे हम हेल्प ले सकते हैं। वहीं 2 लोग अंदर जाते हैं। दोनों पायलट बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं, लेकिन उनमें से एक अभी भी जिंदा है, जो कि उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा बचना है तो तुम्हें प्लेन के पिछले वाले हिस्से में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं तुम्हें रेडियो या फिर कोई सिग्नल डिवाइस मिल सकता है, कि यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे है। ये दोनों प्लेन से निकलते हैं और प्लान बनाते हैं कि 2 लोग रेडियो को लेने जाएंगे और बाकी के बचे हुए लोग यहाँ रुककर मदद का इंतजार करेंगे। एंड्रयू और गैरी रेडियो को ढूंढने के लिए जहाज के पिछले वाले हिस्से में जाने लगते हैं और बाकी के लोग जरूरी सामान को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जिससे कि ये लोग यहाँ पर कुछ समय तक सरवाइव कर सके। तभी हमें कीरा के भाई को दिखाया जाता है, जो कि अब मर चुका है। और उसके बाद हमें रेस्क्यू टीम शेफर्ड और फ्यूरी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ फंसे हुए लोगों को ढूंढने आए हुए हैं। शेफर्ड फ्यूरी से कहता है कि अगर हमें लोगों को बचाना है तो हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग 10 दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ बर्फ और ज्यादा तेज पड़ने वाली है। पीटर और असली प्लेन में लाइटर ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो आग जला सके। रेवान को एक लाइटर मिलती है, जिसे वो पीटर को दे देता है। माचिस को लेकर पीटर और असली वहाँ से चले जाते हैं। तभी रेवान को कुछ चॉकलेट्स मिलती हैं, जिन्हें वो खुद के लिए प्लेन में छुपा देता है। एंड्रयू और गैरी अब जहाज के पिछले वाले हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहाँ उन्हें एक रेडियो मिलता है, जो कि अब काम नहीं कर रहा होता। तभी वो लोग बर्फ पर खून के निशान देखते हैं, जो कि एक गुफा की तरफ जा रहा है। वो निशान का पीछा करते हुए गुफा में जाने के लिए डिसाइड करते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक इंसान की खाई हुई बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखते ही ये लोग घबरा जाते हैं। एंड्रयू गैरी से कहता है कि यहाँ जरूर कोई भालू होगा जो आदमियों को खा रहा है, हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। जिस पर गैरी कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम फालतू में डर रहे हो। तभी इन दोनों के पीछे यति आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी इन्हें बाहर जाने
का रास्ता दिखाई देता है। दोनों भागते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। गैरी बाहर निकल जाता है लेकिन एंड्रयू का बैग फंस जाता है। तभी यति एंड्रयू को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन गैरी बच जाता है, लेकिन एंड्रयू का कटा हुआ हाथ गैरी के हाथ में ही रह जाता है। गैरी इस हादसे से बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हमें कोच को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पीटर कोच के पास जाता है और उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का दिलासा देता है, जिस पर कोच कहता है कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इतना कहते ही अचानक से कोच की मौत हो जाती है। अब काफी रात हो चुका है, सभी लोग प्लेन में बैठे हैं। तभी क्रैश हुए प्लेन के पास यति आ जाता है और वहां पड़े लाश को खींचकर वो अपने साथ ले जाने लगता है। तभी सारा उसे देख लेती है और सब लोगों को बताने लगती है और सभी लोगों को बताती है कि कोई अजीब सी चीज लाश को खींचकर अपने साथ ले जा रही है। लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और वो कहते हैं कि हम भूखे हैं और बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, तुम प्लीज सो जाओ। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं होती। अब सुबह हो जाती है और सभी लोग इकट्ठा होते हैं। इनके पास खाने की चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, इसलिए इनको और भी ज्यादा टेंशन होने लगती है। वहीं गैरी और एंड्रयू अभी तक रेडियो लेकर वापस नहीं लौटे। एंड्रयू सबको यहाँ से निकलने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि एंड्रयू और गैरी दोनों ठंड में मर चुके होंगे और लौटकर वापस कभी नहीं आएंगे। लेकिन पीटर सबको ऐसा करने के लिए मना कर देता है और उन्हें वहीं इंतजार करने के लिए कहता है। गैरी बुरी तरीके से जख्मी है और उसकी एक टांग टूट चुकी है। वो एंड्रयू के कटे हुए हाथ को एक रॉड की तरह इस्तेमाल करके अपने पैरों में लगाता है और गुफा से बाहर निकलने के लिए वो पहाड़ पर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ सारा को एक फायर गन मिलती है जिसे वो जरूरत पर इस्तेमाल करने के लिए रख लेती है। गैरी जैसे तैसे उस गुफा से बाहर निकल जाता है, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी तक उनके पास नहीं पहुंची होती, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही दुखी होते हैं। अब इनके पास खाने की सभी चीजें खत्म हो चुकी हैं। रेवान पीटर को एक आइडिया बताता है जिसकी वजह से ये लोग और दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। रेवान बताता है कि यहाँ की लाशों को खाकर हम कुछ और दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये आइडिया सारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए ये मजबूर हो जाते हैं। लेकिन पीटर 1-2 दिन और रुकने के लिए कहता है कि शायद हमारी मदद करने के लिए कोई यहाँ आ जाए। पीटर और सारा रैबिट का शिकार करने के लिए